अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, जो वक्त के साथ चला वही फ़ायदा उठाएगा, जो घबरा गया वो सिर्फ अफसोस ही पाएगा। जी हाँ, ये कहानी है हमारे स्टॉक मार्केट की। और जो है इसके साथ ही नाज़रीन आज की बात करते हैं मार्केट के हवाले से, और जो है मार्केट में क्या फ़र्दर जो है डेवलपमेंट होने जा रही है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। जी हाँ, और इसके अलावा क्या फर्दर मार्केट का स्टांस है, इसके हवाले से भी बात करेंगे, आप लोगों के सवालात भी लेंगे। जी हाँ, और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं फैसल हफीज़ साहब, जो कि CEO हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स के, और जो है उनको आज हमने अपने शो में बुलाया है और उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड जो है वेलकम टू द सेशन। सर, क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? कल इतना पॉजिटिव बूम देख के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और हमें लगता है अब सब कुछ सही सही होने वाला है, लेकिन वही ये एक लेगेसी चलती आ रही है कि एक दिन सही मार्केट, एक दिन खराब मार्केट। क्या है ये सिलसिला, और जो है कब तक चलता रहेगा, और क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, जब से हमने 15,000 पॉइंट वाली तेजी देखी थी, उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गया मार्केट में। इस तरह से मूवमेंट नहीं है और बहुत ही लिमिटेड रेंज में होती है मार्केट। वैसे 4-4% घटना बढ़ना भी नहीं हो रहा, तो मार्केट तो स्टेबल है। और जिस तरह से नीचे से ऊपर रिकवर करती है, उससे भी आप स्ट्रेंथ देख सकती हैं नीचे कितने बायर मौजूद है। ये हम देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छी एक आज की मार्केट अगर मैंने देखी कि बहुत अच्छी डिप, मेरे ख्याल से जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी डिप वाली मार्केट थी। क्या ख्याल है इसका? देखिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं और रिजल्ट्स के अंदर जो है वो बहुत सारी जो हम कहते हैं सिक्लिकल्स ने भी अभी तक कोई खराब रिजल्ट देना शुरू नहीं किए। तो जो हमारी रिफाइनरियां हैं और ये सब जो हमारे जो गाइड ऑटोज हैं, और इनके रिजल्ट्स अगर आप देखें तो पीई के हिसाब से बहुत ही कम पे हम लोग है। मार्केट को शुरू में डाउट जरूर था अप्रैल के शुरू में, बल्कि फरवरी से डाउट शुरू हो गया था कि रिजल्ट शायद खराब हो जाए, लेकिन रिजल्ट क्योंकि अच्छे हैं तो मार्केट होल्ड हो रही है। ओके, सही, बिल्कुल। और अच्छा सर, इसके अलावा जो है अभी ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड है, क्या है ये? और थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। डिटेल में तो देखिए अभी पता चलेंगी इसकी फीचर्स वगैरह और किस तरह डिप्लॉयमेंट होती है, इनका मैंडेट क्या है, और डिटेल्स के साथ ही पता चलेगा। जनरली बिहेवियर यही होता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं उनका मैंडेट सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज को सपोर्ट करना होता है। तो गवर्नमेंट एंटिटीज में ही वो एक्सपोजर लेते हैं या मैक्सिमम जाते हैं तो ब्लू चिप में जाते हैं। तो हम ब्रॉड बेस्ड इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देख सकते, लेकिन मार्केट ओवरऑल ही कोई इतनी बुरी नहीं है कि इस तरह की किसी सपोर्ट की खास बहुत जरूरत हो। बहरहाल ये लिक्विडिटी प्रोवाइड जितनी हो उतना अच्छा है मार्केट के लिए। सही, तो ये आगे कितना बेनिफिशियल रहेगा अगर हम देखें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर को तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। अगर मार्केट को फ्री फॉल से कोई चीज बचा सकती है तो इन्वेस्टर तो काम करता रहेगा। फिर सही। ये जो चीज होती है जिसमें लॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सिर्फ वहां पे इन्वेस्टर को एक कंसर्न होती है। तो ये पीछे पैसे हों और पीछे से कम से कम ब्लू चिप स्टॉक में ही सपोर्ट आ जाए करे, तो फिर कम से कम मार्केट फ्री फॉल से बच जाती है। और क्योंकि जब मार्केट गिरती है और
बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो फिर उससे ये नहीं समझ में आता कि पहले बाय करके संभालना किसने है। तो एटलीस्ट इस तरह के कोई फंड्स होते हैं तो उनका एक मैंडेट होता है कि एटलीस्ट उन्होंने संभालना है, क्योंकि फ्री फॉल में हमेशा एक हर कोई ये इंतजार कर रहा होता है कि पहले जो है वो कौन जाएगा मार्केट में। और जब तक कोई जाता नहीं है, जब तक कोई टेक्निकल इंडिकेटर हमारा जो है वो पॉजिटिव होना शुरू नहीं होता, और जब कोई जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो जब इंतजार ही करते रहते हैं तो वो फिर एक सीक्वेंस ऑफ फॉल शुरू हो जाता है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। आप देख ही नहीं है, मार्केट में फॉल आता है, बाइंग आ जाती है, फिर फॉल आता है, फिर बाइंग आ जाती है। ऐसे ही है। तो मार्केट तो ठीक है, मार्केट में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है मेरे ख्याल से। तो सही सही बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो है हम उनके भी सवाल ले ले रहे हैं जी। उस्मान तरीन, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं सही हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। आज मार्केट में एसएसजीसी और सर बीओपी में काफ़ी एक तो वॉल्यूम भी रहे हैं, और इन दोनों शेयर्स ने प्राइस में जो है थोड़ी सी रिकवरी भी ली है। तो काइंडली मुझे सेशन जो मार्केट के रह गए हैं 2-3 दिन सर, उसमें इनमें कोई न्यूज़ है या क्या? एसएसजीसी की बढ़ने की वजह क्या है? रिजल्ट तो इसके एज यूजुअल नेगेटिव ही आए हैं, तो इसमें क्या मूवमेंट है सर? एसएसजीसी में तो बाइंग की न्यूज है। कोई लार्ज साइज इन्वेस्टर का सुना है कि वो बाइंग में इंटरेस्टेड है एसएसजीसी के। तो जनरली तो वहां पे तो यही है। बाकी बैंक ऑफ पंजाब में भी आपको पता है पहले भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट अचानक आया था, जो इसको 35 तक ले आया। लेकिन बैंक ऑफ पंजाब फिर भी अपने हाई पे ही है, और हाई की रेंज में ही है। एसएसजीसी काफी डिस्काउंट पे, काफी गिरा हुआ है। तो बाइंग की न्यूज है। जन लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग। तो आप वॉल्यूम भी देख रहे हैं, जाहिर है इतना वॉल्यूम हाई प्रोफाइल लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं हो सकता। तो सर इसमें अपसाइड क्या टारगेट शॉर्ट टर्म नज़र आ रहे हैं बीओपी में और एसएसजीसी में? बैंक ऑफ पंजाब तो मैंने आपको कहा कि कोई नई प्राइस डिस्कवरी की तरफ नहीं लगता। वो तो अपनी रिकवरी ही की है उसने। अपने जो भी उसकी वो थे, गिरा था फिर बढ़ गया वापस, वो उसी रेंज में आ गया जो उसकी टॉप एंड थी। एसएसजीसी के अंदर कोई भी अच्छी जो खबर है उसका ताल्लुक इससे होगा कि उसका यूएफजी कितना कम हो सकता है, उसका जो अनअकाउंटेड फॉर जो उसका लॉस है, तो अनअकाउंटेड फॉर गैस जो होती है, तो वो जो गैस उसकी लॉस हो जाती है तो वो कितना कम होगा। अभी फिलहाल तो इमीडिएटली कुछ रिजल्ट में एक्सपेक्ट करना शायद सही नहीं होगा। और ये चीजें हमारी सही होती हैं जब वॉर से रिलेटेड और एलएनजी दोबारा बहाल होती है, तो शायद उसके रिजल्ट्स में बेहतरी आना शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी एक अदर इनकम भी है जो अब इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एलएनजी सप्लाई करता है तो इनकम मिलती है उसको, एक अदर इनकम भी मिलती है जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो एसएचजीसी इन सब हालात के बावजूद अगर प्लस में है या पॉजिटिव में है, आप उसकी कंसोलिडेटेड देखें तो प्लस में ही है। तो इसलिए शायद आम इन्वेस्टर के लिए भी बहुत रिस्की स्टॉक नहीं है, लिया जा सकता है। और हाई देखें अभी, ये कम से कम वॉल्यूम्स को एक दफा सेटल होने दें, फिर आपको सही प्राइस डिस्कवरी समझ में आएगी कि कहाँ रुक रहा है। सही, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जी शेरोज, अपना सवाल करें। गुड आफ्टरनून सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा दो क्वेश्चंस हैं, एक तो सदीकसन टिनप्लेट के रिलेटेड और एक टीपीएल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। सदीकसन टिनप्लेट ने काफ़ी रिकवरी शो करवाई है अपने 9 मंथ्स के रिजल्ट में। लास्ट ईयर 0.76 लॉस पर ट्रेड था और अब 0.14 पैसा अर्निंग शो करवाई है कंपनी। और दूसरा टीपीएल प्रॉपर्टी ने लॉस शो करवाया है 8 रुपये 40 पैसे का। तो एज अ मतलब प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर क्या हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, पैसा लग रहा है कंपनी का, तो इस वजह से कंपनी लॉस में, जब तक उसके टारगेट्स डेडलाइन मैट नहीं होती, तो क्या हम इसे पॉजिटिव ले सकते हैं? देखिए, पहली बात, डिक्सन टेम्पलेट्स
आपको पता है कुछ अर्से पहले बंद थी, अब इसी खुली है कंपनी। और जो जहाँ तक मुझे मुझे वैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेश इसमें नहीं है नॉलेज, मैंने काफ़ी अर्से से इसको कवर नहीं किया है। अगर हम टीपीएल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, टीपीएल प्रॉपर्टीज देखिए उसका लॉस या गेन कहाँ से आता है, वो आता है उसकी इन्वेस्टमेंट जो टीपीएल रीट फंड में है। आप आप अगर दोनों को फॉलो करें तो आप देखें टीपीएल रीट फंड की प्राइस बढ़ेगी तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में प्रॉफिट आएगा, टीपीएल रीट फंड की प्राइस गिरेगी तो उसमें लॉस आएगा, क्योंकि इसके सारे पैसे लगे हुए हैं टीपीएल रीट फंड में और टीपीएल प्रॉपर्टीज पे। और रीट फंड उसका उसके बाद दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक उसके पास है मैरियट के बराबर वाली बिल्डिंग, और एक उसके तीन प्रोजेक्ट्स हैं, एक मैरियट के बराबर वाली बिल्डिंग है, एक उधर है जो मैंग्रोव्स में बिल्कुल आखिर में जाके जो कोरंगी क्रीक के आखिर में, और एक यहाँ पे है जो इम्तियाज के कयूमाबाद वाला इम्तियाज उसके सामने। तो जो इसकी एक प्रॉपर्टी है हाउसिंग वाली जो मैरियट के बराबर वाली है वो बन नहीं रही है, उस पे स्टे उस पे सॉरी स्टे नहीं हुआ, उस पे रुका हुआ है काम क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बनाने के लिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने बेचनी है जो कयूमाबाद पे इनके इम्तियाज के सामने है, वो उन्होंने बेचनी है तो उनके पास पैसे आएंगे, तो वो बिकने वाली थी। फिर उन्होंने लास्ट एनालिसिस ब्रीफिंग में कहा था कि कोई मसला है, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है और बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, तो कोर्ट ने शायद रोका हुआ था उनको, लेकिन उनकी डील हुई हुई है उसकी सेल की, तो वो 2.5 अरब रुपए उससे आने हैं उनके। तीसरा इनका मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स जो है वो उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है वही कैश की वजह से। तो कैश में फंसी हुई है कंपनी, इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। तो मेरे ख्याल से इनकी ब्रेक थ्रू वो होगी जब इनकी ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना इम्तियाज के सामने वाली, ये बिक जाएगी, इनके पास 2.5 पौने 3 अरब रुपए आ जाएंगे, तो फिर ये कोई कमाल करना शुरू करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कुछ आईपीओज जो है वो भी आ रहे हैं, जैसे अभी सितारा पेट्रोलियम है, और एक जो है सेट स्टेज एसएलएम टायर्स हैं, ये कुछ नए आईपीओज आ रहे हैं। इनके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है, और इनमें क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें एंट्री लें, क्या देख रहे हैं? सितारा तो मैंने जैसे कहा था कि एक अच्छी कंपनी होगी जो ग्रो करती रहेगी, क्योंकि अभी तो इनका स्टार्ट है, गो पेट्रोलियम वाले हैं, पीछे आरामको है, अभी तो स्टार्ट है, ये एक अच्छी रिटर्न्स देती रहेगी, तो जो मिलता है इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। और आपको पता है आईपीओ में मिलेगा ही, थोड़ी सी एलोकेशन ही मिलती है, तो जो भी रेट है अभी उस पे इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है सितारा में। दूसरा आपने कहा एसएलएम जो टायर्स। हमारी एसएलएन है, एसएलएन का प्रॉफिट्स आपको आप सामने है आपके काफी अच्छे सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में, और शायद वो भी एक अच्छी कंपनी है। जब कंपनियां इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रही होती हैं तो एक डर भी लगता है कि इनका थोड़े से हालात अगर खराब हुए तो वैल्यूएशन बहुत भी चेंज हो सकती है। बहरहाल अभी तो वो क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कॉशन के साथ देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स का टाइम अचानक से खत्म हो जाए उनका। लेकिन कुछ कंपनियां करती रहती हैं, साजगार करती जा रही है प्रॉफिट्स, तो किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकती है, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। अच्छा, सही। और सर, अभी जैसे कि ईवी बाइक्स के हवाले से है कि चूंकि अभी पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ईवी जो बाइक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? ईवी बाइक्स काफी मेरे ख्याल से कोई लिस्टेड सेक्टर कंपनी को इतना इसमें एक्सपोजर नहीं है। साजगार ने शायद एक एनालिस्ट ब्रीफिंग में कहा था कि हम लोग देख रहे हैं इसको ईवी बाइक्स पे, लेकिन अभी तक कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है, तो लिस्टेड सेक्टर में कैसे इन्वेस्टर फायदा उठा सकते हैं इस डेवलपमेंट का, ये मुझे आइडिया नहीं है। सही। और सर, अभी जो है आईएमएफ की भी आगे जो है हमारे साथ वो आने वाला है, तो उसमें क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र आ रही है, और क्या अपडेट है इस हवाले से?
देखिए IMF हमेशा बजट देख के अप्रूवल देता है हम्म और अभी तक तो सब स्मूथ है जैसे IMF को होना चाहिए था। हम्म और प्रोग्राम उन्होंने वो कर दिया है, हमारा स्टाफ लेवल कर दिया था, डिस्बर्समेंट भी हो जाएगी। जैसे ही वो बजट डॉक्यूमेंट देख लेंगे उनको यकीन आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से डिस्बर्समेंट में भी कोई इशू नहीं है। IMF एंड तो अब काफी अरसे से सोचा भी नहीं, क्योंकि काफी चीजें स्मूथ हैं उस साइड पे। और अब कोई नई सीरियस सिवियर कंडीशंस भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हमारे शॉर्टफॉल्स हैं वो भी कोई बहुत बड़े नहीं है। आप ये भी देखेंगे जब पेट्रोल प्राइसेस हाई हैं और हम लोग जो स्टिल अपना PDL वगैरह रिकवर कर रहे हैं, तो जब हम सारी टैक्सेस और हर चीज ही रिकवर कर रहे हैं तो फिर IMF को कोई इशू नहीं हो सकता। टैक्स का शॉर्टफॉल भी कोई इतना बड़ा नहीं है जो इस वक्त है, अगर जो भी अभी शॉर्टफॉल है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े नए टैक्सेस भी नहीं आने चाहिए कोई। सही बिल्कुल। और जो है इसके साथ सर अब क्या लग रहा है मार्केट को कैसा, आप कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है? और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहेंगे इस वक्त के, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? और क्या इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्ट्रिप्स, कौन से सेक्टर्स को जो है, सेक्टर्स तो वो है कि बैंकिंग को हम देखें, हम ऑयल एंड गैस को देखें, किन और इसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं जिनमें अभी भी गुंजाइश है एक अच्छी लेवल पे एंट्री की? तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं आप। कल की मार्केट आज का मोमेंटम देखें तो सेकंड डे आज कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है। आज हम्म का मोमेंटम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। हम्म और इसके बाद अगर हम न्यूज के एस्पेक्ट से देखें तो न्यूज ऐसी कोई नेगेटिव नई न्यूज नहीं है। हम्म पुरानी एक न्यूज है जो डे बाय डे पुरानी होती जा रही है, जो ईरान से रिलेटेड है। तो हम्म हमारी ग्लोबल मार्केट्स ने भी काफी अब कम कर दिया है उसकी सेंसिटिविटी को। हम्म और अगर ऑयल प्राइस की मूवमेंट भी देखें तो एक रेंज में ही है, 120, 100 से 120। अच्छी बात यह है कि जो रिफाइंड ऑयल है उसकी प्राइस थोड़ी कम है, जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब $150 तक चली गई थी। और अब उसकी प्राइस कम है तो हमें कम से कम वहां पे एक रिलीफ है। जो हम लोग आमतौर पर ऑयल प्राइस देख रहे होते हैं उसके अलावा जो हम देख रहे होते हैं फ्लैट्स की प्राइस, तो वहां पे जो रिलीफ है, तो कंपैरेटिवली मार्जिन उतने हाई नहीं है, तो रिफाइनरी शायद उतना ज्यादा प्रॉफिट ना करें इस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर जितना उन्होंने पिछले क्वार्टर में किया था। बाकी आप देखें प्रॉफिट जहाँ पे है उस कंपनी की किस्मत तो चेंज हो चुकी होती है, वो डेट पे कर चुका होता है, वो अपने बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर कर लेता है। तो प्रॉफिट को फॉलो करने में बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती है कि प्रॉफिट्स को फॉलो करें। तो ईवीज में प्रॉफिट्स हैं, साजगार वगैरह में उनको फॉलो किया जा सकता है। बेशक इसमें भी देख सकते हैं रिफाइनरीज में भी प्रॉफिट्स हैं, तो रिफाइनरीज की भी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपको कोई ना कोई अच्छी खबरें वहां से भी आना शुरू होंगी। और आ, बाकी ऑयल गैस सेक्टर में तो खैर एक ही न्यूज रहती है हमेशा कि वो उनका सर्कुलर डेट किसी तरह से मसला हल हो जाए। हल हो जाए। तो वो क्योंकि सारी खबरें पीछे चली गई हैं, बैक बर्नर पे चली गई हैं, वो किसी टाइम पे आएंगी तो एक दो शेयर्स उसके भी होने चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो खबरें दोबारा आना शुरू हो तो आपके पास कुछ हो नहीं है उसमें। सही 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 बिल्कुल। और अच्छा यहाँ पर कमेंट में सवाल किया हुआ है इमेज पाकिस्तान और यूनिटी के बारे में, पूछा हुआ है, तो जरा पूरी सर उसके बारे में बताएं। इमेज आपको पता है कि इमेज जो है वो एक रिटेल स्टोर है हम्म और इनका सिंपल फॉर्मूला ये स्टोर्स खोलते जा रहे हैं और प्रॉफिट्स इनका बढ़ता जा रहा है। तो हम्म सेल्स रेवेन्यू इनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि ब्रांड रिकग्नाइज हुआ हुआ है और खातिन से काफी एक्सेप्ट भी हो गया है और प्राइस भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से इनके स्टोर्स ये लोग खुद अपना कहते हैं कि हम एक स्टोर से 200 मिलियन की सेल करते हैं। तो अगर हम इस तरह देखें तो जितने स्टोर करेंगे उतनी इनकी सेल बढ़ती जाएगी। सही। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा हम्म प्रॉफिट्स ब्रांड भी है, तो बुराई नहीं है इमेज के शेयर लेने में। और सही। दूसरा आपने क्या कहा था? यूनिटी। यूनिटी तो मेरे ख्याल से अभी अवॉइड ही करें। यूनिटी में पहले न्यूज आ गई थी कि लकी वाले शायद इंटरेस्टेड है या कोई हम्म इंटरेस्टेड है इसमें, लेकिन ये सब अनकंफर्म बातें हैं। अच्छा सही। और यहाँ पर PICT के बारे में भी किसी ने पूछा है, तो उसके हवाले से भी बता दें।
पीआईसीटी का हम सारा गेम यही रहता है कि वो उसका कब प्रोजेक्ट होगा, गोल्ड वाला, बैरेक गोल्ड, और बैरेक गोल्ड से रिलेटेड न्यूज आएगी तो पीआईसीटी भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। सॉरी, मैं पीआईबीटीएल से कंफ्यूज कर गया था, आई एम सो सॉरी। पीआईसीटी में तो उनके पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर। तो अब उनके पास कोई बिजनेस होगा तो वो किसी इवेल्युएशन की जा सकती है उसकी। अभी तो उनके पास कैश है और वो हर दफा यही बोल रहे होते हैं हम कुछ देख रहे हैं, कोई बिजनेस सोच रहे हैं। तो उनकी लाइन में उनको कोई बिजनेस मिल जाए नया, बुक वैल्यू उसकी कोई खास है नहीं, मेरे ख्याल से 30-35 रुपीज की बुक वैल्यू है। तो ऐसी कंपनी में जिसका कोई बिजनेस नहीं है और बिजनेस प्लान भी नहीं है, ऐसी 3-4 और भी कंपनीज है जिसमें पाक, आपको पता है, ऑल्टन एनर्जी है जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है इस वक्त, पाकजन पावर है, एलपीएल है, लालपील पावर। ऐसी 4-5 कंपनीज है जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनीज में ये देखना चाहिए, कैपको है, कैपको के पास बहुत कम बिजनेस है, अभी उन्होंने अटैक सीमेंट ले लिया। ऐसी कंपनीज में ये देखना चाहिए कि इनका कैश कितना है, इनके पास कितना पावर है कि किसी भी दिन ये कोई बिजनेस अनाउंस कर दें और फिर वैल्यूएशन बहुत अच्छी ले लें, जैसे एनसीपीएल और एनटीएल में हुआ। ऐसी आपकी ये 5-6 कंपनी जो मैंने अभी नाम लिए, इनमें कभी भी हो सकता है ये कोई अच्छे बिजनेस की न्यूज आ जाए, लेकिन पीआईसीटी में आई थिंक के चांस कम है कि कोई बहुत लिबरेटिव इनको बिजनेस मिल जाए अचानक। सही, बिल्कुल। और आखिर में मीजान बैंक अभी सर बता दें, उसके अभी सवाल पूछा गया था। सारे बैंक्स में जो कंसर्न था वो ये था कि जो उन्होंने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ है तो लोगों ने कहा कि इनका कैपिटल लॉस आएगा, जो सिक्योरिटीज हैं उस पर कैपिटल लॉस आएगा। मीजान बैंक ने थोड़ा अपने आप को यूनिकली पोजीशन किया हुआ है। मीजान बैंक में इतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कि उनका बहुत बड़ा कैपिटल लॉस आए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो एक स्टेबल पोजीशन पे, यूबीएल में आपने देखा कितना नीचे गया फिर रिकवर किया। तो बहुत सारे बैंक्स अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करके रखा हुआ है उन्होंने, लेकिन मीजान बैंक स्टेबल है और इसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इसको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस वक्त ये देखने का है कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से किसको सबसे ज्यादा लॉस होगा। वो जो मीजान बैंक का, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है इसका लॉन्ग टर्म में, तो इसका लॉस मिनिमम होगा। किसी ने स्टडी भी शेयर की थी कि कौन से बैंक का सबसे ज्यादा लॉस होगा इस पे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा यहाँ से। तो अभी तो वैसे बढ़ नहीं रहा है इंटरेस्ट रेट, इंशाल्लाह जंग भी सेटल की तरफ है, लेकिन अगर फिर भी लोग इस बात को रिस्क देखते हैं कि कौन सा बैंक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। यूबीएल का भी अच्छा रिजल्ट आ गए, हालांकि उससे रिजल्ट से पहले बहुत सारे वो थी बातें, चहमगोइयां थी कि इसका लॉस आएगा या रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन उसका अच्छा आया। तो यही एक पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे कौन सा बैंक नुकसान करेगा, ये इसी को देखना है। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर फैसल, थैंक यू सो मच। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।